अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 107 पे। सेक्शन नंबर 107 क्या बोलते हैं? इट सेज कि एक एपेलेट कोर्ट की क्या क्या पावर्स होती हैं, यानी कि एक फर्स्ट एपेलेट कोर्ट या सेकंड एपेलेट कोर्ट कोई भी आप ले लो, उनकी क्या क्या पावर्स होंगी, उसके बारे में 107 बात करता है। ये बोलता है कि एक एपेलेट कोर्ट एक केस को फाइनली डिटरमाइन कर सकती है, यानी कि पूरे के पूरा रफा दफा कर सकती है, कोई इशू छूटा हुआ है कुछ भी है उसको फाइनली वो डिटरमाइन कर सकती है। सेकंड, इट कैन रिमांड अ केस, लाइक फॉर एग्जांपल एक ऐसा केस है जहां पे एक पर्टिकुलर एविडेंस को लोअर कोर्ट ने गलत तरीके से उसको रिकॉर्ड किया हुआ है एक एविडेंस को, तो एपेलेट कोर्ट को अगर चीज दिख रही है तो वो ये बोलेगा लोअर कोर्ट को कि हम ये केस आपके पास वापस भेज रहे हैं, अब जो एविडेंसेस आपने गलत तरीके से रिकॉर्ड किए थे उसको सही तरीके से आप रिकॉर्ड करिए एंड फिर अपना डिसीजन सुनाइए इस केस में। तो इसको बोलते हैं रिमांडिंग ऑफ केस। केस एपेलेट कोर्ट से वापस लोअर कोर्ट में भेजा जा रहा है। ओके, अब सी इसका ये बोलता है कि जो एपेलेट कोर्ट है ना वो इश्यूज को सही तरीके से फ्रेम कर सकता है एंड फिर बोलता है कि इन इश्यूज के ऊपर आप दोबारा से ट्रायल करो, यानी कि एपेलेट कोर्ट जो है वो इश्यूज को फ्रेम कर रहा है एंड फिर लोअर कोर्ट को वो ये बोल रहा है कि हमने इश्यूज ढंग से फ्रेम किए हैं, अब इन इश्यूज के बेसिस पे आप दोबारा से ट्रायल करो। ओके, ये भी बोला जा सकता है। डी इसका ये बोलता है कि अगर एपेलेट कोर्ट को लगता है कि एक पर्टिकुलर केस में कुछ और एविडेंसेस भी रिकॉर्ड होने चाहिए थे, सम एडिशनल एविडेंसेस जो हैं वो रिकॉर्ड करने चाहिए थे लोअर कोर्ट को, तो और उसने वो रिकॉर्ड नहीं किया अगर सपोज, तो एपेलेट कोर्ट क्या करेगा, वो बोलेगा लोअर कोर्ट को कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा एविडेंसेस हैं, ये आप रिकॉर्ड करो एंड उसके बाद अपना डिसीजन को मॉडिफाई करो। ओके, तो ये भी आपका एपेलेट कोर्ट बोल सकता है। तो यही हमको चीज समझनी है सेक्शन नंबर 107 में। ये चार जो चीजें हमने पढ़ी है ना, ये पावर्स ऑफ एपेलेट कोर्ट हमको थोड़ा इसका आइडिया होना चाहिए। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 108 पे। इसको हम रीड करते हैं। ये बोलता है द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट related to appeals from original decrees shall so far as may be apply to appeals from appellate decrees and orders made under this code or in special code। यानी कि अगर फर्स्ट अपील हो रही है उसमें एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसीजन सुना दिया। ओके, फर्स्ट अपील में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसीजन को सुना दिया है, तो अगर सेकंड कोर्ट में अपील आप फाइल कर रहे हो तो क्या प्रोसीजर फॉलो होगा उसका, जो हमने ऊपर पढ़े ना प्रोसीजर फॉर फर्स्ट अपील, वही सेम प्रोसीजर आपका सेकंड अपील में भी फॉलो होगा। आप बॉर्डर नंबर 42 पढ़ोगे ना, उसमें भी ये चीज बोली गई है कि जो फर्स्ट अपील में प्रोसीजर हमने डिटरमाइन किया हुआ है वही प्रोसीजर आप सेकंड अपील में भी यूज करोगे, कोई सेपरेट अलग से प्रोसीजर नहीं होता उसका। ओके, हाँ बस ये होना चाहिए कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो आपको बताना पड़ेगा अगर आपको सेकंड अपील फाइल करनी है तो, लेकिन अदरवाइज बाकी का प्रोसीजर पूरा का पूरा सेम होता है। ओके, या फिर कोई ऐसा एक ऐसा कोई एक्ट है, सपोज एनडीपीएस एक्ट है या फिर कोई सिविल एक्ट है, सपोज ट्रेडमार्क का एक्ट है। एनडीपीएस एक्ट तो चलो क्रिमिनल हो जाता है, ट्रेडमार्क ले लेते हैं हम। अगर ट्रेडमार्क एक्ट की किसी प्रोविजन के खिलाफ, यानी कि अगर कोई सपोज ट्रिब्यूनल ने कोई ट्रेडमार्क के केस में गलत डिसीजन दिए, तो अगर आपको उसको अपील करना है तो क्या होगा, सेक्शन नंबर 108 बोलता है कि आप उस ऑर्डर के खिलाफ, ट्रेडमार्क एक्ट के ऑर्डर के खिलाफ भी अपील फाइल कर सकते हो एंड सेम प्रोसीजर हमने पढ़ा है ना, वो सेम प्रोसीजर आप यूज करोगे। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर ही अपील का एक प्रोविजन अलग से ले डाउन हुआ है, अलग से ही उसमें एक पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि आप अपील फाइल कैसे करोगे, कौन से ग्राउंड्स पे करोगे, तो उस केस में आप उन प्रोसीजर्स को ही फॉलो करोगे जो ट्रेडमार्क एक्ट में गिवन है। लेकिन अगर ट्रेडमार्क एक्ट में कोई ऐसा प्रोविजन गिवन ही नहीं है, देन यू विल कम टू सीपीसी और आप जितने भी अपील के प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करोगे। ओके,
तो यही हमारा सेक्शन नंबर 108 बोलता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 109 पे। 109 क्या बोलता है कि कौन से ग्राउंड्स हैं जिनको आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा इफ यू वांट टू फाइल एन अपील इन सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करनी है तो क्या क्या ग्राउंड्स को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला ग्राउंड तो ये है कि अगर एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, अगर किसी केस में ऐसा एक क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो कि जनरल इंपॉर्टेंस का है। फॉर एग्जाम्पल, एक केस में ये बात उठी है कि लिमिटेशन पीरियड इन प्रॉपर्टी केसेस इसको एक्सटेंड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए सभी के लिए। अभी के टाइम पे अगर 12 साल है प्रॉपर्टी के केसेस में लिमिटेशन पीरियड, तो इस पीरियड को बढ़ा के 16 साल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर 16 साल हो गया तो जितनी भी पब्लिक है इंडिया की सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। ओके, जितने भी प्लेंटिव्स हैं सबको बेनिफिट मिलेगा। तो ये हो गया सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन उठ रहा है किसी केस में तो आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो इन योर सिविल केस। आप अपील फाइल कर सकते हो इन योर सिविल केस इफ देयर इज अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस। सेकेंडली, आप तब सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हो जब हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट के ओपिनियन में उस पर्टिकुलर केस में अपील फाइल सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि हाँ एक ऐसा केस है जहां पे सुप्रीम कोर्ट में अपील जानी चाहिए, इस केस में भी जो है सुप्रीम कोर्ट में आप अपील फाइल कर सकते हो। ओके, तो यही चीज सेक्शन नंबर 109 बोलता है। अब हमारा 110, 111 एंड 111A ये तीनों के तीनों सेक्शंस रिपीट हो चुके हैं और हमको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 112 पे। 112 क्या बोलता है? 112 बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट में आप आर्टिकल नंबर 136 में हमेशा यू हैव दिस राइट कि 136 में सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो। तो जो 109 में हमने प्रोविजंस पढ़े थे ना, इवन इफ दोज प्रोविजंस आर नॉट गेटिंग फुलफिल्ड, स्टिल आप आर्टिकल 136 में एक स्पेशल लीव पिटिशन फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। SLP बोलते हैं इसे। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ आपकी बात में दम है, देन आपके अपील आपके जो केस को वो एडमिट कर लेगी। ओके, तो यही हमारा सेक्शन नंबर 112 बोलता है। और अब हमारा ये पार्ट खत्म हो चुका है एंड इन द नेक्स्ट क्लास हम पार्ट नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 113 पे, जहां से पार्ट नंबर 8 स्टार्ट हो जाता है। ये बात करता है रेफरेंस रिव्यू एंड रिवीजन की। अब आप ऑर्डर नंबर 46 एंड 47 पढ़ेंगे ना, वहां पे भी रेफरेंस रिव्यू रिवीजन की बात होती है। तो हम ऑर्डर 46 और 47 भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हमको सेक्शंस को भी पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट सेक्शंस में थोड़ा छोटे में मत बोलते हैं और उसी बात को थोड़ा बड़ा करके ऑर्डर्स में बोला जाता है। देन ऑर्डर्स में थोड़ा डिटेल्ड होता है, सेक्शंस में थोड़ा कम डिटेल में बोला जाता है। ओके, अब सेक्शन 113 पे हम आते हैं। ये बात करते हैं रेफरेंस टू हाई कोर्ट की। सबसे पहले तो आपको प्रीलिम्स के हिसाब से ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि रेफरेंस हमेशा हाई कोर्ट में ही फाइल होती है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है इसमें से कि रेफरेंस आप कहां फाइल कर सकते हो। आपको ऑप्शन दे देंगे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, या फिर चौथा कोई भी दे देंगे, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे आपको हाई कोर्ट पे टिक करना है बिकॉज रेफरेंस हमेशा हाई कोर्ट में ही हो सकती है। 113 ये बोलता है कि अगर किसी लोअर कोर्ट को लगता है कि एक पर्टिकुलर केस में कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ आ गया है जो उसको इंटरप्रिटेशन समझ नहीं आ रही है, देन आप हाई कोर्ट में रेफरेंस फाइल कर सकते हो कि सर इसका इंटरप्रिटेशन सही क्या होगा, इस चीज पे आप गाइडेंस दो। तो लोअर कोर्ट जो है हाई कोर्ट को रेफरेंस भेज देगा। या फिर कोई ऐसा एक चीज है व्हेन लोअर कोर्ट को लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर एक्ट, रेगुलेशन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओके, सम एक्ट और रेगुलेशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल,
लेकिन उसको अभी तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने, तो उस केस में लोअर कोर्ट जो है ना वो अपना ओपिनियन लिख के देगा कि क्यों मैं मानता हूं कि ये पर्टिकुलर एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एंड वो हाई कोर्ट से अपना उनका ओपिनियन मांगेगा कि आपको क्या लगता है कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर नहीं है। वो अपने खुद का ओपिनियन भी लिखेगा साथ में, एंड साथ ये दो चीजें करके वो रेफरेंस फाइल कर देगा टू नो द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट का जो डिसीजन आएगा उसके बेसिस पे फिर वो अपना खुद के डिसीजन को देगा, या फिर अगर ऑलरेडी वो डिसीजन पास कर चुका है तो वो मॉडिफाई करेगा अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। ओके, तो ये चीज हमको समझनी है कि रेफरेंस में क्या क्या हो सकता है। ओके, बहुत लिमिटेड चीजें ही हो सकती हैं। यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि पार्टी एक सिविल पार्टी फॉर एग्जांपल ए वर्सेस बी है, तो यहाँ पे जो पार्टीज है ना ए एंड बी, वो रेफरेंस फाइल नहीं कर सकती। सिर्फ लोअर कोर्ट जो है ना उसी के पास ये पावर है कि वो रेफरेंस भेजेगा हाई कोर्ट में। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 114 पे, जो कि बात करता है रिव्यू की। रिव्यू का कॉन्सेप्ट सिर्फ सीपीसी में ही है, सीआरपीसी में आप देखोगे रिव्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां पे रिवीजन और रेफरेंस वो होती है, लेकिन रिव्यू सिर्फ सीपीसी में ही होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब रिव्यू क्या बोलता है, रिव्यू का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर कोई ऐसा केस है जहां पे अपील अलाउड थी बट आपने अपील फाइल ही नहीं करी, अपील का टाइम खत्म हो गया है, आपने अपील ही फाइल नहीं करी, तब आप क्या कर सकते हो, आप जिस कोर्ट ने डिक्री ऑर्डर पास किया है ना उस कोर्ट में जाओगे एंड उस कोर्ट को बोलोगे आप कि सर अपील मैं फाइल करना भूल गया इस केस में, बट अब आप इस केस में मेरी बात को सुन लीजिए एंड इसको एग्जामिन करिए। अपने ही ऑर्डर या अपनी डिक्री को आप एग्जामिन करो। वैसे तो अपील बनती थी इस केस में, लेकिन उसने नहीं करी अपील फाइल, तो अब वही सेम कोर्ट जिसने वो डिक्री ऑर्डर पास किया है वो उस ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। ये ए पार्ट बोलता है। बी ये बोलता है कि अगर कोई ऐसी डिक्री ऑर्डर है जिसमें से अपील अलाउड ही नहीं है, मतलब अपील का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो क्या करेगा, कोई रेमेडी तो होनी चाहिए ना उस पर्सन के पास, जो एग्रीव पार्टी है उसके खिलाफ ये रेमेडी होगी कि वो उस डिक्री ऑर्डर का रिव्यू फाइल कर सकता है। यानी कि जो कोर्ट ने डिक्री ऑर्डर पास किया है उसमें जाइए आप वापस एंड उनको बोलिए कि आप अपनी डिक्री ऑर्डर को रिव्यू करिए। रिव्यू हमेशा सेम कोर्ट वही करता है जिसने वो डिक्री ऑर्डर पास किया होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, सी बोलता है बाय अ डिसीजन ऑन अ रेफरेंस फ्रॉम कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस। ओके, इसका ये मतलब है कि अगर किसी स्मॉल कॉजेस की कोर्ट की किसी ऑर्डर के खिलाफ आप अग्रीव्ड हैं तो भी आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं। बिकॉज आप देखते होंगे स्मॉल कॉजेस कोर्ट के जो खिलाफ अपील जो होती है वो बहुत कम केसेस में होती है, छोटे मोटे केसेस होते हैं वो स्मॉल कॉजेस के कोर्ट के, तो उसके खिलाफ अपील बहुत रेयरली होती है, तो उनके खिलाफ भी लेकिन आप रिव्यू फाइल कर सकते हो। अपील नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिव्यू आप फाइल कर सकते हो। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 115 पे, जो कि बात करता है रिवीजन की। रिवीजन का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर कोई ऐसा केस है जहां पे अपील फाइल नहीं हो सकती है, ओके, जहां अपील फाइल नहीं हो सकती है, कोई ऐसा केस है, उन्हीं केसेस में, सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, सिर्फ उन्हीं केसेस में रिवीजन फाइल हो सकती है। ओके, रिवीजन जो है, रिवीजन की पावर हाई कोर्ट एक्सरसाइज करेगी। तो रेफरेंस में भी हाई कोर्ट कर रहा था, रिवीजन में भी हाई कोर्ट कर रही है। ओके, अब कौन से केसेस में रिवीजन की पावर एक्सरसाइज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा कोर्ट है, अगर कोई ऐसा केस है जहां पे लोअर कोर्ट ने गलत तरीके से अपने जुरिसडिक्शन का इस्तेमाल किया, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा केस है जहां पे स्मॉल कॉजेस की कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का मैटर सुन लिया भाई, स्मॉल कॉजेस की कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का मैटर सुन लिया है। अब यहाँ पे उस टाइम में जुरिसडिक्शन का कितना गलत तरीके से फायदा उठाया, यहाँ पे रिवीजन फाइल हो सकती है एंड लोअर हाई कोर्ट पूछ सकता है कि आपने यहाँ पे गलत तरीके से हमें जुरिसडिक्शन का इस्तेमाल क्यों किया। ओके, सेकंड इसका बी ये बोलते हैं कि अगर लोअर कोर्ट ने
जुरिस्डिक्शन का अपना इस्तेमाल किया ही नहीं है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर 20,000 रुपए तक के मैटर सुन सकता था और उसके पास 10,000 रुपए तक का मैटर आ गया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया। अब यहाँ पे उसको अपने जुरिस्डिक्शन का एक्सरसाइज करना चाहिए था बट नहीं किया। अगेंस्ट दिस ऑल्सो रिविजन प्रोसीडिंग्स कैन बी स्टार्टेड बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट यहाँ पे रिविजन प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है। या फिर कोई ऐसा मैटर है जहाँ पे लोअर कोर्ट ने अपने जुरिस्डिक्शन को इलीगली इस्तेमाल किया है, कोई गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, उस केस में भी रिविजन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो बेसिकली हमको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर गलत तरीके से जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल किया गया है बाय लोअर कोर्ट्स, इन दैट केस रिविजन प्रोसीडिंग्स कैन बी स्टार्टेड। हमको इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर रिविजन की जो प्रोसीडिंग्स है वो हाई कोर्ट में चल रही हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोअर कोर्ट है जिसके खिलाफ रिविजन प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है वो अपने केस को सुनना बंद कर दे। ऑटोमेटिक स्टे नहीं लगेगा जिस केस को वो सुन रहा है, वो केस चलता रहेगा, रिविजन प्रोसीडिंग्स अपने आप चलती रहेंगी, दोनों सेपरेटली चलेंगी। लेकिन अगर हाई कोर्ट को लगता है कि हाँ लोअर कोर्ट के जो केस चल रहा है उस पर स्टे लगना चाहिए तो वो खुद से स्टे लगा सकता है, ठीक है। लेकिन हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ऑटोमेटिक स्टे नहीं लगेगा, हाई कोर्ट स्टे लगाएगा तभी स्टे लगेगा उस प्रोसीडिंग पे जो कि लोअर कोर्ट सुन रहा था। तो ये हमारा सेक्शन 115 कंप्लीट हो गया एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद पार्ट 9, आई गेस पार्ट 9 है। सेक्शन नंबर 116 से हम स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।